नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। अंग्रेजी में एक कहावत है, एवरी चेंज क्रिएट्स केओस, यानी हर बड़ा बदलाव अपने साथ अफरा तफरी का माहौल लेकर आता है, क्योंकि पुरानी व्यवस्था खत्म हो रही होती है और नई व्यवस्था जन्म ले रही होती है। नोटबंदी का फैसला हुए 36 दिन बीत चुके हैं। देश भर में आम लोग धैर्यपूर्वक लाइनों में लगे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और कई बार कैश उनके हाथ में आ जाता है तो कई बार उनका नंबर आने से पहले ही कैश खत्म हो जाता है। इस बीच हमें देश भर से ऐसी शिकायतें मिली हैं कि बड़ी संख्या में एटीएम्स बंद हैं। दिन में बार बार एटीएम्स का शटर गिरा दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि कैश खत्म हो गया है, बाद में आना। ये कहानी देश के लगभग हर शहर की है, इसलिए आज हम देश भर के एटीएम्स का एक ऑन द स्पॉट विश्लेषण करने वाले हैं और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि देश भर में कैश की कमी क्यों है। इस विश्लेषण में छोटे शहरों पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। एटीएम्स के इस ऑन द स्पॉट डीएनए टेस्ट के बाद हम आपको दुनिया के सबसे सुरक्षित और हाईटेक करेंसी नोट्स के बारे में बताएंगे और इसके लिए हम आपको ऑस्ट्रेलिया लेकर चलेंगे, जहां के नए नोट को देखना आज आपके लिए बहुत जरूरी है। यह नोट $5 का है और इसमें बड़े बड़े गुण हैं। इस नोट के दर्शन करने के बाद आप भी कहेंगे कि भारत में ऐसा कब होगा। इसके बाद हम भारत के लोगों की कम छुट्टियां लेने की खतरनाक आदत का डीएनए टेस्ट करेंगे। आपको यह जानकर बहुत बुरा लगेगा और शायद हैरानी भी होगी कि भारत उन टॉप 5 देशों में शामिल है जहां के कर्मचारियों को छुट्टियों पर जाने का सबसे कम मौका मिलता है। एक नए सर्वे में यह पता चला है कि 40% भारतीय लोग अपने वर्क शेड्यूल की वजह से घूमने के लिए छुट्टियां नहीं ले पाते। इसके पीछे किस तरह की मानसिकता है और इसके क्या नुकसान है, ये आज आप सबको पता होना चाहिए। और इसके अलावा हम आपको आज ये भी बताएंगे कि आजकल स्वीडन पूरी दुनिया से कूड़ा कचरा क्यों मांग रहा है। ये सुनकर आपको शायद हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये बात 100% सच है कि स्वीडन विदेशों से कूड़ा कचरा इंपोर्ट कर रहा है ताकि उसकी अत्याधुनिक रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज चलती रहें। यहां पर सवाल यह है कि आखिर स्वीडन को कूड़ा इंपोर्ट करने का कौन सा फायदा हो रहा है, इसके पीछे कौन सा बिजनेस और किस तरह का विज्ञान छिपा हुआ है, और इस पर हम एक गहरा डीएनए टेस्ट आज आपके लिए करेंगे। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देख लेते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। केंद्र सरकार ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को चुनौती दी है कि वो प्रधानमंत्री पर आरोप लगाकर दिखाएं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि राहुल बोलेंगे तो कांग्रेस खुद एक्सपोज होगी। वो कह रहे मैं बोलूंगा तो भूकंप होगा। अरे हम तो कह रहे बोलो, भूकंप नहीं होगा, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मैं तो चाहता हूं, मैं तो कह रहा हूं कि आप बोलो, हमारा फायदा होगा, कांग्रेस एक्सपोज होगी। इसके पहले आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। राहुल ने कहा कि उनके पास पीएम से जुड़ी जानकारी है, लेकिन संसद में बोलने से उन्हें रोका जा रहा है। मैं पार्लियामेंट का एक मेंबर हूं, मेरी जगह वहां बोलने की है और मैं इस सदन में रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री के बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं उसको रखना चाहता हूं और मुझे रोका जा रहा है। 9 दिसंबर को राहुल गांधी ने कहा था कि अगर वो लोकसभा में बोले तो भूकंप आ जाएगा। 4 दिन की छुट्टी के बाद आज संसद की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन दोनों सदनों में पहले की तरह हंगामा जारी रहा। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में सत्ता पक्ष और विपक्ष में इस बात पर नोकझोंक हुई कि पहले कौन बोलेगा। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती कि आप वेल में भी खड़े रहो फिर आप बोलने के लिए भी बोलो। जो राहुल गांधी जी भूकंप के बात कर रहे थे, यानी उनके भूकंप के पहले एआईसीसी के हेडक्वार्टर्स में ये स्टिंग ऑपरेशन का भूकंप हो चुका है। कांग्रेस ने ये कहकर बचाव किया कि संसद में हंगामा कोई नई बात नहीं है। 51 से आज तक ऐसा संसद का सत्र बता दीजिए जिसमें हंगामा न हुआ। कौन इसके लिए जिम्मेदार? 51 से आज तक का सत्र बता दीजिए ना, कितने रुपए खर्च हुए, आज तक कितना सत्र, ये बीजेपी से पूछो ना। इस बीच राज्यसभा ने डिसेबिलिटी बिल को पास कर दिया। नए बिल में ऑटिज्म और थैलेसीमिया जैसी बीमारियों को शामिल करते हुए दिव्यांगों को अधिक लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। संसद के शीतकालीन सत्र में अब सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है। नोटबंदी के फैसले पर कैबिनेट की बैठक में समीक्षा की गई। कैबिनेट मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों में डिजिटल पेमेंट के बारे में पीएम को जानकारी दी। इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों से नोटों की हेराफेरी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। दिल्ली में 2 अलग अलग मामलों में करीब 3 करोड़ 90 लाख रुपए बरामद किए गए। पहले मामले में करोलबाग के एक होटल से इनकम टैक्स और दिल्ली पुलिस की छापेमारी के दौरान 3.25 करोड़ रुपए के पुराने नोट बरामद हुए।
जबकि दूसरे मामले में एक प्रॉपर्टी डीलर से 65 लाख रुपए मिले। होटल से मिली रकम को मुंबई भेजा जाना था। कि तक्षिण होटल है करोल बाग में, जहाँ पे कुछ दिनों से सस्पिशियस एक्टिविटी चल रही है। लोग आते हैं, बैग भर के लाते हैं, फिर चले जाते हैं, और कुछ लोग ऐसा है जो बम्बई से आके वहाँ पे टिके हुए हैं। इसी इनपुट को हमने इनकम टैक्स अथॉरिटीज से शेयर किया और फिर ये जॉइंट ऑपरेशन किया गया। चंडीगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय ने 2 करोड़ 19 लाख रुपए के नोट जब्त किए। इनमें से 18 लाख नई करेंसी में हैं। वहीं बेंगलुरु में 2 करोड़ 89 लाख रुपए मिले। इनमें से 2.25 करोड़ रुपए नई करेंसी है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को सरकार ने बेबुनियाद बताया है। राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बिना सोचे समझे फर्जी आरोप लगाया गया है। This kind of hit and run politics can't do. Let him raise the issue and let him wait for my reply on the issue. We've examined every fact. The allegation made by the Congress party is totally false and fabricated. कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने किरण रिजिजू के खिलाफ लगे आरोपों पर नियम 267 के तहत नोटिस देकर चर्चा की मांग की। इसको लेकर राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। जम्मू कश्मीर में आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के 5 महीने बाद आज अलगाववादियों ने बंद का ऐलान वापस ले लिया। साझा फैसले में हुर्रियत नेताओं ने कहा कि अब वो सिर्फ शुक्रवार और शनिवार को विरोध प्रदर्शन करेंगे। लोगों से कहा कि वो इन दोनों दिनों में अपने कारोबार खुले रख सकते हैं। 8 जुलाई को अनंतनाग में बुरहान वानी के खात्मे के बाद बंद का ऐलान किया गया था। दूसरी ओर सेना ने आज 2 एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया। अनंतनाग में सेना के गश्ती दल पर हमला करने वाला हिजबुल का आतंकी बासित अहमद डार मारा गया। वहीं सोपोर में सेना ने लश्कर-ए तैयबा के पाकिस्तानी आतंकी अबू बकर को मार गिराया। बकर पर 10 लाख का इनाम था। हमने जब उसको चैलेंज किया और फिर बाद में हमने उसको कोशिश करी सरेंडर करवाने की। हमने उसको बोला कि रुक जाओ, सरेंडर करो, पर वो माना नहीं। और उसने ऊपर हमारे जब दूसरी बार फायर खोला तो हमने उसको अपने जो हमारा कंपनी कमांडर वहाँ पे मौजूद था, उसके टीम ने इस आतंकवादी को मार गिराया। आतंकी बुरहान वानी के भाई की मौत पर मुआवजा देने के फैसले पर विवाद के बाद भी जम्मू कश्मीर सरकार अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगी। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बुरहान वानी के परिवार को मुआवजा देने के फैसले का समर्थन किया है। महबूबा ने कहा कि आतंकी और उसके परिवार वालों में फर्क करना होगा। मिलिटेंट और मिलिटेंट की फैमिली में मिलिटेंट के माँ बाप, उसके भाई बहन, उसके बच्चे, हमें फर्क करना पड़ेगा। हमको सबको एक ही नजर से नहीं देखना है। जम्मू कश्मीर सरकार ने मुआवजे के लिए 17 लोगों की एक लिस्ट तैयार की है जो आतंकी घटनाओं में मारे गए थे। इस लिस्ट में आतंकी बुरहान वानी के भाई खालिद वानी का भी नाम है। खालिद वानी 13 अप्रैल 2015 को सेना के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया था। सेना का कहना है कि खालिद हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी था। जम्मू कश्मीर सरकार में साझेदार बीजेपी ने खालिद को मुआवजा देने के फैसले का विरोध किया है। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ सिटीजंस फॉर जस्टिस एंड पीस और सबरंग ट्रस्ट के विदेशों से चंदा लेने पर फिर रोक लगा दी गई है। गृह मंत्रालय ने दोनों एनजीओ का लाइसेंस फिर से रद्द कर दिया है। साथ ही ग्रीन पीस का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। तीनों एनजीओ का लाइसेंस सितंबर में 5 साल के लिए रिन्यू किया गया था। सरकार ने करीब 13,000 एनजीओ के लाइसेंस रिन्यूअल की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी है। गृह मंत्रालय को शक है कि उसके कंप्यूटर को हैक करके लाइसेंस रिन्यू किया गया है। इसकी जांच के आदेश भी दिए गए हैं। इसका भी शक है कि मंत्रालय के कुछ अधिकारियों की एनजीओ से मिलीभगत हो सकती है। इसे लेकर कर्मचारियों से पूछताछ भी की जा रही है। तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ पर फंड के दुरुपयोग का आरोप है। अश्लील टेप के आरोपों में फंसे कर्नाटक के आबकारी मंत्री HY मेती ने इस्तीफा दे दिया है। मेती ने कहा कि वो बेकसूर हैं, लेकिन नैतिक आधार पर इस्तीफा दे रहे हैं। ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ। ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ದು ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ। एक आरटीआई कार्यकर्ता ने आरोप लगाया था कि मेती की एक महिला के साथ अश्लील सीडी है। हालांकि सीडी अभी तक सामने नहीं आई है। That is what Meti is claiming, that it is a conspiracy, that he is not involved in such a incident. Submitted his resignation to me. बॉम्बे हाईकोर्ट ने छगन भुजबल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका भी ठुकरा दी है। हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि फाइनली जो सत्य है वो पराजित नहीं हुआ है और हमारे जैसे लोग जो इसके खिलाफ लड़ रहे थे आज बहुत ही ज्यादा खुश है। 5 दिसंबर को छगन भुजबल ने खराब सेहत का हवाला देकर हाई कोर्ट में जमानत की अपील की थी। भुजबल का आरोप है कि प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार किया है, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलील नहीं मानी। ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में गिरफ्तार पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी की सीबीआई रिमांड 3 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने त्यागी के अलावा बाकी 3 आरोपियों की रिमांड भी बढ़ा दी। 9 दिसंबर को एसपी त्यागी, उनके चचेरे भाई संजीव त्यागी और वकील गौतम खेतान को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। एसपी त्यागी पर पद के दुरुपयोग और ऑगस्टा वेस्टलैंड को ठेका दिलाने के लिए शर्तों में बदलाव का आरोप है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने जम्मू के एक गर्ल्स स्कूल को बंद करने के सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि कल से सिटी चौक के गर्ल्स स्कूल को फिर से शुरू किया जाए। सरकार स्कूल को तोड़कर उसे पार्किंग में बदलना चाहती थी। सरकार के फैसले के विरोध में स्कूल की छात्राओं ने अभिभावकों के साथ प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि इम्तिहान से 3 महीने पहले स्कूल को शिफ्ट करने से उनकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ेगा। बच्चे स्कूल के गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। हम नहीं चाहते कि हमको भी यहाँ से जबरदस्ती लेके जाए। हम चाहते हैं कि हमारा स्कूल हमको वापस मिले और हम चाहते हैं कि हमको यहाँ से जबरदस्ती ले जाए। ट्विटर पर लोगों की मदद के लिए एक्टिव विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने 2016 की ग्लोबल थिंकर्स लिस्ट में शामिल किया है। इस पर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। सुषमा स्वराज फॉरेन पॉलिसी ग्लोबल थिंकर्स लिस्ट 2016 का हिस्सा बनी है। हमें अपनी मेहनत कश विदेश मंत्री पर बेहद गर्व है। बधाई। मैगजीन ने ट्विटर डिप्लोमेसी के अनोखे ब्रांड को फैशन में लाने के लिए सुषमा की तारीफ की है। सुषमा स्वराज को किडनी ट्रांसप्लांट के बाद अब आईसीयू से एम्स के प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया गया है।